गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंदिरा क्लासेस। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने जैसे कि कल मैंने आपको व्यंजन पढ़ाया था, व्यंजन के बाद मैंने पूरा प्राण वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पूरा बताया था कि महाप्राण कौन से होते हैं और अल्प प्राण कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वर्गों के उच्चारण स्थान की तालिका देखेंगे। ठीक है, देखिए, छोटा आ, बड़ा का, खा, घा, घा, अंगा और हा विसर्ग, ये कंठ और जीभ का निचला भाग, इसको हम लोग कंठ बोलते हैं। ठीक है, विसर्ग यानी आ, ये कंठ और जीभ का निचला भाग होता है, इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कंठ बोलते हैं। ये दिया हुआ है कंठ, ये दिया है कंठ। ठीक है ना, ये कंठ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कंठ कहते हैं। ये देखिए कंठ दिया है, इसको कंठ कहते हैं। जो ये देखिए, ये का, छोटा आ, छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, गा, घा, अंगा, ये विसर्ग, इसको हम लोग कंठ और जीभ का निचला भाग कहते हैं। ये कंठ, कंठ होता है। ठीक है, अब देखिए, ये दिया है, ये ई, च, छ, झ, झ, इया, ये चा, शा, इसको तालु और जीव कहते हैं, है ना। और ये तालु होता है। ठीक है, ये तालु है, ये तालु है, ये तालु, इसको तालु बोलते हैं। ध्यान से देख लीजिए, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, टा, ठा, डा, ढा, री, टा, ठा, डा, ढा, ठा, ठा, डा, 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 रा, सा, इसको हम लोग मूर्धा और जीव कहते हैं। इसको मूर्धन्य व्यंजन भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूर्धन्य। इसको मूर्धन यानी मूर्धा कहा जाता है। ठीक है, नीचे देखिए, ये दिया है ता, ये देखिए, ये दिया गया ता, ता, था, दा, धा, ना, इसको हम लोग दंत भी कहते हैं। ये दंत होता है, दंत और जीभ, है ना। और उ, पा, फा, भा, मा, ये दोनों होठ होते हैं। ये पा, ये होश, होस्ट होता है। ए और ए, ये कंठ, तालु और जीभ, यानी ये कंठ तालव्य भी इनको बोलते हैं। ये देखिए, ये दिया हुआ कंठ तालव्य, ये है कंठ तालव्य। ठीक, और ओ, कंठोष्ठ, ये होता है कंठोष्ठ, ये होता है कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ यानी कंठोष्ठ। वहां में दांत, जीभ और होंठ, यह दंतोष्ठ होता था। ठीक है, ये दंतोष्ठ हो जाता है, ये होता है दंतोष्ठ। ठीक, अब देखिए आगे, ये दिया हुआ है, ये आया, अब ये दिया है, अब देखिए, स्वर ऑब्लिक घोष, घोषात्व तंत्र में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? स्वर, स्वर या घोषत्व तंत्र में कंपन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। देखिए, स्वर और घोषत्व तंत्र में कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण दो होता है, यानी ये अघोष होता है और ये सघोष होता है। अघोष व्यंजन, घोष और सघोष व्यंजन। ठीक है, अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अघोष और सघोष व्यंजन। देखिए, अघोष किसे कहते हैं? अघोष व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन यानी झंकृत नहीं होता है, उन्हें हम लोग अघोष व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और एवं तीनों श और अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये पढ़ लीजिए, अघोष व्यंजन कहते किसे हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन या झंकृत नहीं होता है, उन्हें हम लोग अघोष व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और पहला, दूसरा, इसको हम लोग जैसे हम लोग अल्प प्राण पढ़ते हैं, अल्प प्राण महाप्राण पढ़ा, वही से वैसे ही ये अघोष और सघोष है। लेकिन ये घोषत कंपन के आधार पर था, और जो अल्प प्राण था वो प्राण या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर था। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? प्राण वायु के आधार पर दो होते हैं, और घोषित के तंत्र के आधार पर कितने होते हैं? ये भी दो होते हैं, अघोष और सघोष। सघोष को हम लोग घोष व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी सघोष नहीं आता, घोष लिख के आ जाता है। तो देखिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण एवं शाह अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, देखिए, दूसरा देखिए, सघोष, सघोष ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सघोष को ही घोष व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें हम लोग सघोष ऑब्लिक घोष व्यंजन कहते हैं। नोट क्या है? सभी स्वर सघोष या ऑब्लिक घोष होते हैं। ठीक है, वर्ग, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्वर हैं। अंतस्थ व्यंजन और प्लस अंतस्थ व्यंजन भी है, या अलावा और हा। देखिए, हा अघोष में नहीं आता, अघोष में ये सिर्फ तीन शाह आते हैं। ठीक है, और जो घोष है, घोष में देखिए अंतस्थ भी आता है, व्यंजन भी आता है और हा भी आ जाता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन भी आ जाता है और ये हा भी आ जाता है। ये नोट कर लीजिए आप लोग बहुत अच्छे से, क्योंकि ये पूछा भी जाता है ना कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण में ऐसे छांटने दे देता कौन सा है। जैसे अल्प प्राण है, वैसे ही घोष और सघोष भी है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग ये देख पढ़ते हैं वर्ग। ये का वर्ग में आता है, पहला और दूसरा में का और खा आता है, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। जैसे मैंने इसके पहले बताया था, अल्प प्राण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो वैसे इसमें देखिए अघोष क्या है, पहला और दूसरा आता है,
और सघोष और घोष में ये तीसरा चौथा पांचवा यानी घा घा और अंगा। ठीक है, चा चा वर्ग में चा होता है छा, और झा 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 इया। ठीक है, टा वर्ग में टा ठा डा उड़ा उड़ा। ठीक है, ता वर्ग में ता और था यानी पहला और दूसरा, ता धा धा ना। पा वर्ग में पाव फा बा भा मा। ठीक है, और इसमें देखिए आघोष में तीनों शाह आ जाते हैं और एक आ भी आ जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये देखिए इसमें तो आ था, इसमें बड़ा आ जाता, और इसमें सारे ये देखिए गा तीसरा चौथा पांचवा, गा घा अंगा जा जा यहाँ, ये तीसरा चौथा पांचवा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए छोटा आ, बड़ा छोटी बड़ी ऊ री ए ओ, ये सघोष में आते हैं। सघोष को ही हम लोग क्या कहते हैं, सघोष को हम लोग क्या कहते हैं, सघोष को ही हम लोग घोष भी कहते हैं। ठीक है, सघोष को ही हम लोग क्या कहते हैं, घोष भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन देखिए, ये दिया अंतस्थ व्यंजन यानी या रा ला वा और ये हा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब देख, अब ये आया ये नोट क्या है, पंचमाक्षर या नासिक के या पंचम वर्ण अंगा या अणा नामा अल्प प्राण या एवं सघोष होते हैं। ये भी ये नोट करके लिख लीजिए, ये नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, अनुनासिक क्या होते हैं, चिन्ह, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, अब ये दिया है, इसका प्रयोग प्राय तत्भव शब्दों के साथ किया जाता है। अनुनासिक स्वर ध्वनिया, अनुनासिक स्वर ध्वनिया होती है जिनका उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से किया जाता है। इनका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। ठीक है, ध्यान से, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप लोग अगर नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से अधिक एवं नाक से बहुत कम हवा सांस निकलती है, जैसे आंख ऊंट चांद आदि। अब आपको समझ में आ रहा, अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से अधिक निकलती है लेकिन नाक से बहुत कम, जैसे आंख ऊंट ऊंट, नाक से बहुत कम हवा या सांस निकलती है, जैसे आंख ऊंट और चांद चांद और आदि। ठीक, तो ये हम लोगों ने ये पढ़ा। अब इसके आगे देखिए हम लोग, ये दिया है, ये देखिए, चलिए हम लोग अनुस्वार पढ़ते हैं। आज आज हम लोग अनुस्वार पढ़ेंगे। ठीक है, अनुस्वार। आज हम लोगों को अनुस्वार पढ़ना है अच्छे से, आज हम लोगों को अनुस्वार पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, अब देखिए अनुस्वार का यूज कहाँ पे होता है। अनुस्वार, इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है। ठीक है, इनके उच्चारण में नाक से अधिक हवा और सांस निकलती है, मुंह से कम। ठीक, अब ये स्वर के बाद आने वाले व्यंजन ध्वनियां हैं। ठीक, ये स्वर के बाद आती हैं। ठीक है, स्वर के बाद आती है, जैसे कंकड़ चंचल कंटक आदि। ठीक, निर्नुनासिक क्या होते हैं, ऐसे ऐसे शब्द पूछे गए हैं ये। ठीक है, निर्नुनासिक क्या होते हैं, जो केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं, जो मुंह से बोले जाते हैं, मुंह से। ठीक है, जैसे इधर उधर अगर मगर। ठीक, ठीक है, अब देखिए विसर्ग, विसर्ग, अब देखिए विसर्ग, लोग विसर्ग ही पढ़ते हैं। ये देखिए विसर्ग, विसर्ग ध्यान से देखिए। देखिए इसका उच्चारण हा की तरह होता है, हा की तरह, विसर्ग में हा की तरह होता है। ठीक है, अनुस्वार की तरह विसर्ग भी व्यंजन ध्वनिया है। अनुस्वार की तरह क्या है, विसर्ग भी एक व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद होता है, ऐसे ही स्वर के बाद एक व्यंजन ध्वनि और इसके उच्चारण में। ठीक है, विसर्ग का प्रयोग क्या तो स्वर के बाद होता है, इनका प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में के साथ किया जाता है। ठीक, हलंत क्या होता है, जब व्यंजन वर्णों का प्रयोग स्वर के बिना यानी स्वर रहित किया जाता है, तब व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे का खा घा घा अंगा। हलंत का चिन्ह तिरछी रेखा होती है, जो कि व्यंजन वर्णों के नीचे लगाई जाती है। हलंत का प्रयोग स्वरों के साथ नहीं नहीं किया जाता। हलंत का प्रयोग क्या किया, इनका यूज हम लोग स्वर के साथ नहीं कर सकते हैं, अगर हलंत लगा रहेगा तो उसमें स्वर का यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसमें स्वर नहीं यूज है, इसमें स्वर यूज नहीं, अगर ये सिर्फ का होता तो इसमें हम लोग स्वर का यूज होता है ना, जैसे अगर सिर्फ का होता। ठीक है, तो का में आ लगा है तो ये स्वर हो जाएगा ना, ये मतलब इसमें ये है व्यंजन। ठीक है, का में आ लगा हुआ तो यानी व्यंजन के साथ प्रयोग होता है ये स्वर। लेकिन ये हलंत हलंत लगा रहेगा तो उसमें व्यंजन तो उसमें स्वर का यूज नहीं होता। ठीक है, हलंत का चिन्ह तिरछी रेखा होती है, जो कि व्यंजन वर्णों से नीचे लगती है। हलंत का प्रयोग स्वरों के साथ नहीं होता, जैसा अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, आप देखिए,
संयुक्त अक्षरों का उच्चारण क्या होता है हिंदी भाषा में? उच्चारण के आधार पर ध्वनियां तीन रीतियां, ध्वनियों की तीन ध्वनि की तीन रीतियां कौन कौन सी? एक संयुक्त ध्वनि, एक संपर्क ध्वनि और एक है युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि को द्वित्व ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। अभी मैं आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक है, अब देखिए संयुक्त ध्वनियां क्या होती है। संयुक्त ध्वनियां किसे कहते हैं? संयुक्त ध्वनियां, संयुक्त व्यंजन अलग होता है, संयुक्त ध्वनि अलग है। ठीक है, ये देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी या बोली जाएं तो उसे संयुक्त ध्वनियां कहलाती है। जैसे प्राण, घ्राण, म्लान, प्रवाद, क्लांत, ट्रक, ड्राइवर, स्टेशन, प्रकर्ष, वर्ण, ब्रह्मा आदि संयुक्त ध्वनियां हैं। ठीक है, संपर्क ध्वनियां क्या? जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वे ध्वनियां संपर्क ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, संपर्क ध्वनि समझ गए ना? अब जैसे आप संयुक्त ध्वनि समझ गए, जब दो या दो से अधिक व्यंजन व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी या बोली जाए। एक ही स्वर के सहारे शब्दों को समझिएगा। ठीक है, जैसे प्राण, घ्राण, म्लान और प्रवाद, क्लांत, ट्रक, ड्राइवर, स्टेशन, प्रकर्ष, व्रण, ब्रह्म आदि संयुक्त ध्वनियां। संपर्क ध्वनिया का जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो उसे हम लोग संपर्क ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे ये दिया हुआ है, ये देखिए, संपर्क ध्वनियां। जैसे संबल में सा और बा के मध्य में मां ध्वनि संयुक्त हुई है। ठीक है, कंबल में का और बा के मध्य मां ध्वनि संयुक्त हुई है। बंदर में बा और दा के मध्य में ना ध्वनि संयुक्त हुई। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये जैसे ये दिया है संबल बा आधा, इसमें मां ध्वनि हुई है ना, तो ये संपर्क ध्वनि हो जाएगी क्योंकि इसमें बीच में आधा मां लगा हुआ है। समझ गए होंगे आप लोग आयोग। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब पूछे गए हैं और ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए युग्मक ध्वनियां क्या होती है। जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि को द्वित्व हो जाए तो वे ध्वनियां युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। अर्थात जब किसी शब्द में एक ही वर्ड दो बार, यानी एक बार आधा और एक बार पूरा, यानी जैसे देखिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ ना, एग्जाम्पल देखिए, प्रसन्नता आधा ना फिर पूरा ना, अक्षुण्ण, दिक्कत, मशक्कत, मन्नत, उत्फुल्ल आदि, तो ये युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, ठीक, तो आज हम लोगों ने ये पूरा हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो तो हम लोग कल पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको हम लोग कल पढ़ेंगे अच्छे से। और कल आई होप आपका ये हिंदी आई होप खत्म हो जाएगी कल आपकी हिंदी। ठीक है, फिर हम लोग इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।